मुसलमानों और इस्लाम से संबंधित ढेरों मामलात के आए दिन चर्चा में रहने के साथ काफी अरसे से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी अक्सर चर्चा में रहता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लेकर पूरे देश के साथ खास तौर से मुसलमानों में कई तरह की चर्चाएं गर्म रहती हैं। एक बड़ा तबका इसके साथ या इसकी विचारधारा के साथ है, तो दूसरी जानिब विचारधारा और आरएसएस से मंच के जुड़ाव के कारण कुछ मुसलमान इसकी मुखालफत में भी बोलते रहे हैं। आइए जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है क्या, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है और किस बुनियाद पर मुसलमान इससे जुड़ते हैं। ऐसा अपना प्यारा हिंदुस्तान बने, हुब्बल वतनी निस्फुल या मीनल ईमान कहा गया है। अपने वतन की संपत्ति बर्बाद करने की बजाय भाईचारा आए, शांति आए, अमन आए, अपनी बात को अमन के तरीके से रखते हुए आगे बढ़ें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रवादी मुस्लिमों का संगठन है। ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का संगठन है। इस संगठन को विश्व का कई अच्छे संगठनों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। इस संगठन का गठन 2002 में हुआ था। 24 दिसंबर 2002 को राष्ट्रवादी मुसलमानों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पदाधिकारियों का एक समूह दिल्ली में एक मकसद के लिए एक साथ एक मंच पर आया था। अवसर था ईद मिलन का और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और विचारक पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन और उनकी पत्नी नफीसा की पहल पर, जो उस समय दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थीं। कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए उनमें तत्कालीन आरएसएस सर संघचालक के सुदर्शन, आरएसएस विचारक एमजी वैद्य, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार, मदन दास, अखिल भारतीय इमाम परिषद के अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम के अलावा सूफी विचार से प्रेरित मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी। साथ ही शिक्षाविदों और अन्य बुद्धिजीवियों की भी अच्छी मौजूदगी थी। चर्चा का मुख्य मुद्दा स्वाभाविक रूप से यही था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती खाई को कैसे पाटा जाए। चर्चा की शुरुआत करते हुए के सुदर्शन ने कहा कि दुनिया ने केवल इस्लाम की हिंसा को देखा है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा भी है शांति का। क्या इस्लाम के इस दूसरे चेहरे को दुनिया को दिखाने की कोई कोशिश होगी? उन्होंने यह भी सोचा कि भारत में मुसलमानों ने अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों स्वीकार किया, जब वे जन्म से इस भूमि के थे और हिंदुओं के साथ समान संस्कृति, नस्ल और पूर्वजों को साझा करते थे। उनके सवालों ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मौलानाओं के बीच गेंद को घुमाया और ये महसूस किया गया कि उन्हें इन सवालों के संतोषजनक जवाब देने के लिए नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार दो समुदायों को करीब लाने के लिए सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने इस प्रक्रिया में एक सूत्रधार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो आतंकवाद के दिनों में जम्मू और कश्मीर में आरएसएस के प्रांतीय आयोजक थे। हिंदू मुस्लिम विभाजन की समस्या पर अपना दिमाग लगाते हुए इंद्रेश कुमार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले महात्मा गांधी और हिंदू महासभा द्वारा अपनाए गए दो दृष्टिकोण अंतर को पाटने में विफल रहे, क्योंकि वे एक तरफा थे। गांधी ने मुसलमानों को शांत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हिंदू महासभा ने घृणा और अलगाववाद के मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों दृष्टिकोण विफल हो गए। तो तीसरे रास्ते की जरूरत थी और वो तीसरा रास्ता था इंद्रेश कुमार द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रवाद का रास्ता। इसलिए रसूल ने कहा था कि दुनिया में सुकून की ठंडी हवाओं वाली सरजमी कौन है, लोग कौन है, तहजीब कौन सी है? वह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत है। मालिक ने मुझे और आपको दुनिया का वो मुल्क दिया जो सुकून की ठंडी हवाएं सारी कायनात को और दुनिया को देता है। इंद्रेश कुमार का मानना था कि जब हम एक ही पूर्वजों, संस्कृति और मातृभूमि को साझा करते हैं तो टकराव की गुंजाइश कहाँ रहती है। एक बार जब मुसलमान और हिंदू भारत की आत्मा को समझ जाएंगे
और महसूस करेंगे तो सभी कृत्रिम बाधाएं अपने आप गायब हो जाएंगी। इस प्रकार आरएसएस नेताओं की पहल पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच समझ और संवाद की नई प्रक्रिया शुरू हुई। नए आंदोलन को शुरू में राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन एक नई राह कहा गया था, जिसे 2005 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रूप में फिर से नाम दिया गया था। तब से फिर कोई पीछे नहीं हटा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय मुसलमानों के बीच एक नए युग की शुरुआत की। उनमें एक नई सोच उभरी है जो अब अपने भविष्य को इस देश के भविष्य से जोड़ रही है। इसके साथ ही कट्टर सांप्रदायिक कट्टरपंथी हिंदू संगठन के रूप में आरएसएस की छवि फीकी पड़ने लगी और मुस्लिम बुद्धिजीवी और धार्मिक नेता आरएसएस को अपना सच्चा दोस्त और इंद्रेश कुमार को अपना मार्गदर्शक मानने के लिए खुलकर सामने आने लगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच परम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में 2002 से सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य जो है कि हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला ये पहला मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए उनके फलाह एंड बहबूद के लिए बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा नारा है तालीम ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी वतन के लिए, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम एक बने नेक बने, एक हिंद और जय हिंद का नारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गुजारने का काम करते हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। हम देश को एकजुट रखने और आपस में मोहब्बत और अमन और भाईचारगी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इस संगठन की विचारधारा हिंसा के विरोध में है। यह गांधी के विचारों से भी प्रेरित है। यह राम, कृष्ण इत्यादि इष्टों को अपना पूर्वज मानते हैं और मांसाहार न करने की भी सलाह देते हैं। इनके अनुसार इस्लाम शांति का मजहब है जो किसी भी तरह के खून खराबे को बढ़ावा नहीं देता। इस संगठन का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में भाई भाई, और ये संगठन धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन करता है। इस संगठन की विचारधारा देश पहले मजहब बाद में है। भारत के मुस्लिम समुदायों को आरएसएस के साथ मिलाने के उद्देश्य से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई है। इसके सदस्यों और पदाधिकारियों का मानना है कि इसके द्वारा मुस्लिमों को आरएसएस और इसके सहयोगी संगठनों के करीब लेकर आ सकते हैं, और यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के भीतर नेतृत्व की कमी के लिए जिम्मेदार है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कई मुद्दों पर आरएसएस का समर्थन किया है, जिसमें गाय वध करने पर प्रतिबंध सम्मिलित है। साथ ही साथ ये दूसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि दंगा मुक्त, दहशत मुक्त भारत बनाने के लिए हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन पूरे देश में डायलॉग की मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि आपस में जो नफ़रत और कट्टरता है उसको ख़त्म कर सके। कुरान की जो तालीम है और हदीस की जो तालीम है कि उसको साथ साथ लेकर चलने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अंजाम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि दीनी तालीम इंसान बनने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से दुनियावी तालीम तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ के जो मुस्लिम बच्चे हैं वो तरक्की के तरफ आए और मेन स्ट्रीम में आए। मेन स्ट्रीम में आने के साथ साथ में खास करके नेशन बिल्डिंग के तरफ अपना योगदान दे सके और अपना कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। देश के जितने भी मुद्दे। नवंबर 2009 में भारत के सबसे बड़े इस्लामिक संगठनों में से एक जमीयत उलमाए हिंद ने राष्ट्र गीत को एक गैर इस्लामिक गीत के रूप में वर्णित कर एक फतवा पारित किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उलेमा के फतवे का विरोध किया था। इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को उलेमा के फतवे का पालन नहीं बल्कि उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र गीत देश का गीत है और हर भारतीय नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अनुसार मुसलमान जिन्होंने गाने से मना कर दिया वे इस्लाम और भारत दोनों के विरोधी थे। अगस्त 2008 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए भूमि आवंटन के समर्थन में दिल्ली से कश्मीर में लाल किले से एक पैगाम अमन का आयोजन किया।
नवंबर 2009 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आतंकवाद के विरोध में एक तिरंगा यात्रा यानी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मार्च का आयोजन किया, जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की ओर अग्रसर हुई। 1000 स्वयंसेवकों ने आतंक के विरुद्ध शपथ ली और अपने गृह जिलों में इसके खिलाफ अभियान की कसम खाई। सितंबर 2012 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया, जो जम्मू कश्मीर राज्य को सीमित स्वायत्तता देता है, और दावा किया कि उन्होंने 7 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए। 2014 के आम चुनाव में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए अभियान चलाया। मंच के नेताओं का दावा था कि चुनाव होने से पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 50 मिलियन मुसलमानों तक पहुंचने की अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। धार्मिक और सामाजिक सतह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ढेरों कार्यक्रम मुल्क भर में रोजाना होते रहते हैं और मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार लगातार अपने दौरे से ज्यादातर कार्यक्रमों को दिशा और मार्गदर्शन देते हुए नजर आते हैं। उनकी मुसलसल हौसला अफजाई ने मुस्लिम नौजवानों में इंद्रेश कुमार को खास शोहरत दी है। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में सरयू तट पर एक साथ 1500 मुसलमान के सामूहिक नमाज अदा करने और राम मंदिर निर्माण के लिए दुआ मांगने के कार्यक्रम ने 2018 में खबरों में खूब जगह पाई थी। इस पहल के जरिए देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश भी देने की कोशिश हुई, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कुछ विवादों के बावजूद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस कार्यक्रम को यूपी सरकार का समर्थन मिला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक संत मुरारी दास उर्फ महिर ध्वज इस पूरे कार्यक्रम को मजबूती दे रहे थे। देश भर में अपने तमाम कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रकाशन का काम भी अच्छे स्तर पर करता रहा है। उनके प्रकाशनों में योगा और इस्लाम, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय मुस्लिम, रमजान राखी संदेश, हुब्बुल वतनी व पैगाम अमन, दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश जैसी खास किताबें लोगों में राष्ट्र प्रेम के जज्बे को बढ़ाने और इस्लाम का सच्चा रूहानी पैगाम देने में काफ़ी अहम रोल अदा कर रही हैं। 2015 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सार्वभौमिक अपील और योग की स्वीकृति पर एक किताब योग और इस्लाम शीर्षक लिखा था, जिस पर किताब के पेज नंबर 29 और 30 पर अलिफ लाम मीम का साफ साफ मतलब ओम बताया गया है, जबकि कुरान और हदीस ने इन शब्दों के मायने नहीं बताए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शिव को प्रथम पैगंबर मानता है। मंच ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि योग में धर्म के साथ कुछ भी नहीं है, आगे बताते हुए कि नमाज एक प्रकार का योग आसन ही है। इस कदम को केंद्रीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय ने समर्थन किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संचालन और उसके राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने और उसके विजन को आगे ले जाने के लिए प्रबुद्ध और रोशन ख्याल होने के साथ मुस्लिम स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स की एक बड़ी और अच्छी तादाद हर वक्त एक्टिव रहती है। इन्हीं लोगों से मिलकर MRM का एक मजबूत ढांचा बनता है। इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में MRM के शुरुआती दौर से मजबूती से जुड़े मोहम्मद अफजाल और साथ ही झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैनेजमेंट के प्रोफेसर होने के साथ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मेंबर डॉक्टर शाहिद अख्तर MRM के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। इन सब के साथ ही तालीम याफ्ता और विजनरी मुसलमानों की एक मजबूत टीम मंच की दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए देश के मुसलमानों में राष्ट्रीयता के जज्बे को बढ़ाते हुए उनकी चौतरफा तरक्की के कामों में लगी हुई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को RSS का सहयोगी संगठन बताया जाता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस मंच ने नरेंद्र मोदी के लिए अभियान चलाया था। इस संगठन का दावा है कि वह मुसलमानों को संघ के करीब लाने का काम कर रहा है। 16 साल पहले संघ के तत्कालीन प्रमुख के सुदर्शन की मदद से
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को स्थापित किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से आरएसएस इस संगठन को अब भी नहीं अपनाता है। लेकिन इस पर आरएसएस की नज़र ज़रूर रहती है। एमआरएम से जुड़े कई मुसलमानों की राय है कि मुसलमानों के बीच से आरएसएस का डर खत्म होना चाहिए, मुस्लिमों को आरएसएस की बात सुननी चाहिए और अल्पसंख्यकों के बारे में उसके स्टैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भी अपने पांव मजबूती से जमाए हैं। आपको बता दें कि पहली बार है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राज्य के हर जिले में अपनी जिला इकाई स्थापित कर ली है। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने करीब 4 साल पहले हैदराबाद में सिर्फ 2 सदस्यों के साथ अपना कार्यालय शुरू किया था। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम के हैदराबाद में करीब 3000 से 4000 सदस्य हैं। इतना ही नहीं, एमआरएम ने अब इस साल के अंत तक राज्य में 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना के बाद अब एमआरएम की निगाह दूसरे तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश पर है और मंच का काम आंध्र प्रदेश में भी तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि आरएसएस की निगाह मिशन 2024 पर है। यही वजह है कि आरएसएस अल्पसंख्यक वर्ग में भी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। वरिष्ठ आरएसएस नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार के साथ बातचीत के बाद ज़्यादातर मुसलमान जो आरएसएस और भाजपा के बारे में गलतफहमी रखते थे वो दूर होती जा रही हैं। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ, आपके लिए, दिल्ली।